हेडिंग डालो कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में जितनी डिस्कशन थी वो खत्म। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड, अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, स्क्रीन नहीं दिख रही, ठीक। तो अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? इट इज अ बॉन्ड फॉर्म बाय इट इज अ बॉन्ड सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देंगे। फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिकली अगर तुम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हो तो इस तरीके का बॉन्ड मिलता है। एंड इसका जो सिंबल है वो बस एक लाइन ही है एक तरह से। एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ वन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, for formation of one covalent bond between two atoms, two electrons are required. कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? Two electron are required एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं? दो इलेक्ट्रॉन्स। एंड ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन। ईच एटम कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब क्या है? मान लो अपने पास एक बॉन्ड बन रहा है बिटवीन टू एटम्स ए एंड बी। दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया है। तो इस बॉन्ड को बनाने में एक इलेक्ट्रॉन अपना ए का लगा होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसने डाला होगा? बी ने डाला होगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज होता है बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर यूज इन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज नोन एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमने यूज किया है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? साक्षी, तरणवीर, मान्या को दिक्कत यहाँ तक? नो सर। And the electron pair that is not involved in chemical bond formation electron pair which is not involved in chemical bond formation is known as lone pair of electron. ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अपने पास HCl है। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन क्या शो करता है? डुप्लेट। डुप्लेट का मतलब अगर हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। और ये शो करता है डुप्लेट, मतलब अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अभी इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए।
शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी उतने ही बॉन्ड्स एटम बनाता है। सिंस इट्स शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन, it will form one covalent bond. It will form one covalent bond. कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पास हेलोजन है, बीइंग हेलोजन इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ये तो ऑक्टेट शो करता है ना, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। इट विल शो, it will form one कोवेलेंट बॉन्ड। या मैं ये कह सकता हूं दोनों में ही कोवेलेंसी कितनी है? 1। इसमें भी कोवेलेंसी 1 है, जितने बॉन्ड्स बनाएगा उतने कोवेलेंसी। इसकी कोवेलेंसी भी 1 है एंड इसकी कोवेलेंसी भी 1 है। क्यों? क्योंकि दोनों एक एक बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो एक हाइड्रोजन है अपने पास, एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन को भी एक बॉन्ड बनाना है, इसको भी एक बॉन्ड बनाना है और क्लोरीन को भी एक बॉन्ड बनाना है। तो अच्छा यही है कि ये आपस में एक बॉन्ड बना लें, ये आपस में क्या करें? एक बॉन्ड बना लें, जिससे हाइड्रोजन ने जो एक बॉन्ड बनाना था वो भी बन गया, क्लोरीन ने जो एक बॉन्ड बनाना था वो भी बन जाएगा। लेकिन इस बॉन्ड को बनाने के लिए हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया। क्लोरीन के पास ओवरऑल देयर वर 7 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो उसने कंट्रीब्यूट कर दिया, बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उसके आसपास पड़े हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमने यूज कर लिया है बॉन्डिंग में, इसको हमने क्या नाम दिया है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड ये जो पेयर्स हमने यूज नहीं किए हैं, these are lone pair of electrons. कोई डाउट? यहां तक क्लियर सबको? नोट करो इसे। सर लोन पेयर फिर से बता देंगे? बेसिकली बच्चे एक ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ है। क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 7 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिया फॉर फॉर्मिंग वन कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यूज किया है एंड द रेस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स which are not used in chemical bond formation are lone pair of electrons. सर बोलो करणवीर। कोवैलेंसी कुछ ऐसा तो नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं या पाई मतलब? नहीं नहीं नहीं, कोवेलेंसी मतलब टोटल बॉन्ड्स। ठीक है। कहां तक नोट कर लिया सबने? सब नोट हो गया ना? अब मैं ऐसे दिखा देंगे ऊपर से? कहां से? एक बार ऊपर से। मान्य मैं ना तुम्हें नोट्स भेज दिया करूंगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा फास्ट नोट करते हैं सब, तो जो भी रहा करेगा मैं तुम्हें नोट्स फॉरवर्ड करा करूंगा। ठीक है, तुम नोट्स पूरे कर लिया करना। ये हो गया सर नीचे, नेक्स्ट पैराग्राफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद। कहाँ पे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रहा, इसके बाद ये रहा। ठीक, तो बेसिकली हर एक एटम के अंदर लोन पेयर भी हो सकते हैं। पॉसिबल है कि लोन पेयर होंगे, हो सकता है लोन पेयर ना भी हो कभी, एंड शेयर पेयर भी होंगे ही होंगे अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि हम कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो दो तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन है।
सबसे पहले तो है ऑन द बेसिस ऑफ number of bonds formed between two atoms, कि भी दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो सबसे पहला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एज सच नाम से ही क्लियर हो रहा है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मतलब ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड, ओनली वन कोवलेंट बॉन्ड is formed between two atoms। दो एटम्स से उनके बीच में एक बॉन्ड बना दिया गया है। एक ही बॉन्ड बनाया है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एंड अभी अभी हमने पढ़ा एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। एंड अगर शेयर्ड पेयर की बात करेंगे तो दैट विल बी 1। कोई डाउट? इसी तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसका एग्जांपल लिखते चलते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, इन सब में ध्यान से देखो तो दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है। दो एटम्स के बीच एक ही बॉन्ड है, तो ऑल दीज बॉन्ड्स आर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद आ जाता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, व्हेन टू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड between टू एटम्स, कि दो एटम्स के बीच दो बॉन्ड बनाने हैं। कैसे, ये दो एटम्स हैं, उनके बीच में हमने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं, दो बॉन्ड्स। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान से देखें, एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2। तो दो बॉन्ड्स को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे, 4। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4। एंड अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो हो जाएंगे 2। विदाउट कोई भी डाउट? जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है, इवन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर दो डबल बॉन्ड्स हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स। CO2 ये है O2 एंड दिस इज CO2। साक्षी, मान्या, कोई डाउट? नो सर। ठीक। एंड थर्ड वन, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है, जब तीन बॉन्ड्स बन जाएं बिटवीन द टू एटम्स। व्हेन 3 covalent bonds are formed between two atoms। ध्यान रखना सिर्फ 2 एटम्स, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे 2 एटम्स हैं, उन 2 एटम्स के बीच में अगर मैं 3 बॉन्ड्स बना देता हूं तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड को बनाने के लिए अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड।
3 बॉन्ड्स को बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिक्वायर्ड. तो shared electrons will be 6 and shared pair of electrons 3. Shared pair of electron वो 3 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, इस नाइट्रोजन को भी 3 बॉन्ड्स बनाने थे, इसको भी 3 बॉन्ड्स बनाने थे, तो आपस में इन्होंने 3 बॉन्ड्स बना लिए. कोई भी डाउट? सर एक नोट बार करो. ऊपर का देंगे दिए हाँ, के लिए. ठीक है. तो क्वेश्चन विल बी फाइंड नंबर ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल covalent bonds in following molecules. स्ट्रक्चर मैं बना के देता हूँ इनिशियली. इन दो में बताऊँ इनिशियली. तो फाइंड द नंबर ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स. देखो ये वाला बॉन्ड कैसा है? सिंगल, सिंगल, सिंगल एंड सिंगल. लेकिन ये वाला बॉन्ड कैसा है? डबल. और ये बॉन्ड भी कैसा है? डबल. देयर विल बी 4 सिंगल बॉन्ड्स and 2 double. तरणवीर सेकंड वाले में बताओगे कितने डबल बॉन्ड्स एंड कितने सिंगल बॉन्ड्स? सर इसमें 4 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड. 4 सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड. साक्षी? हाँ, 6 सर. 6 सिंगल, 1 डबल. ओके. साक्षी? 6 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड. हाँ बिल्कुल. देखो माने ये चीज क्लियर. देखो सिंपल सा है. 3 हाइड्रोजन्स हैं, तीनों हाइड्रोजन्स सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इनको भूलना नहीं है. एंड डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H. तो यहाँ पे अगर तुम काउंट करो तो 6 सिंगल एंड 1 डबल. मतलब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट 2 रिकॉर्डिंग्स में सिखाया है. मैंने वो चेक कर ली थी ना रिकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाने वाली. यस सर. ठीक. CH3Cl, इसको बताओ. इसको हम बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल. चलो ये छोड़ दो, तुम लोग इसको वैसे ही बताओ. CH3Cl. 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड. और कोई? साक्षी? सर इसका स्ट्रक्चर समझा देंगे. स्ट्रक्चर बच्चे देखो इसके अंदर. साक्षी स्ट्रक्चर बना. सर 4 सिंगल और 1 डबल. देखो 3 हाइड्रोजन हैं जो सिंगल बॉन्ड बना रखे हैं एंड 1 कार्बन है, एंड उस कार्बन के साथ एक ट्रिपल बॉन्ड N होगा. ये इसका स्ट्रक्चर है. एंड देयर विल बी 4 सिंगल एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड. ठीक ठीक ठीक. अब एक काम करो तुम लोग, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ. तुम मुझे स्ट्रक्चर बनाओगे. एक बनाओ C2H4,
एक स्ट्रक्चर बनाओ C3H4। इन दो के स्ट्रक्चर C3H4 C3H4, ठीक है, बनाए स्ट्रक्चर्स एंड फाइंड द नंबर ऑफ डबल, ट्रिपल्स एंड सिंगल बॉन्ड्स। ट्राई करो। स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाने के बाद सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स निकालने की कोशिश करें। तो देखो C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे, पहले दो कार्बन हैं, दो कार्बन को साइड बाय साइड अरेंज कर दिया है, ठीक है। अब 4 हाइड्रोजन हैं तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, दो हाइड्रोजन इसको दे देते हैं। हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बना लिया। अब देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए हैं, सिमिलरली इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बना लिए हैं, इसको भी अभी 2 बॉन्ड और बनाने हैं, इसको भी अभी 2 बॉन्ड और बनाने हैं, तो ये आपस में ही 2 बॉन्ड बना लेंगे। मान्या क्लियर? यस सर। तो 4 सिंगल बॉन्ड्स एंड एक डबल बॉन्ड। अगले वाले का मान्य हुआ C3H4। सर फॉर्मेशन एक बार सीखना पड़ेगा वीडियो से। साक्षी? सर 4 सिंगल 2 डबल। अच्छा, अब यहाँ पे ना नोट डालो एक छोटा सा। वैसे तो जो तुमने स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज क्वाइट गुड, स्टेबल स्ट्रक्चर है, लेकिन तुमने जो स्ट्रक्चर बनाया है साक्षी वो ये है, ये वाला बनाया ना? यस। एंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लगाए। ये जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर, वेरी अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक नोट डाल लो, अवॉइड प्लेसिंग 2 double bonds side by side। साइड बाय साइड, ठीक है। कभी भी 2 डबल बॉन्ड साथ साथ मत लगाओ। हाँ, अगर इमरजेंसी है और कोई स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा है तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अदरवाइज मत लगाओ, ठीक है। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स एंड 4 सिंगल बॉन्ड्स, एंड ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एलीन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एलीन्स। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसको डिटेल में, एंड दे आर वेरी अनस्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड्स। तो हमें इसका कोई और स्ट्रक्चर भी देखना होगा जो थोड़ा स्टेबल हो। देखो हम डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते, हम क्या करते हैं, हम ट्रिपल बॉन्ड लगा लेते हैं किसी एक कार्बन के बीच में, ऐसा कुछ देख लेते हैं। अब देखो इस कार्बन के आसपास 3 बॉन्ड बने हुए, शॉर्ट बाय ओनली 1। ये कार्बन ने तो 4 बॉन्ड बना रखे हैं, एक इधर 3 इधर, तो इसको तो कोई हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 3 बॉन्ड और बनाने हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर ये भी अच्छा है। कोई डाउट? साक्षी, मान्या, तरणवीर? नो सर। नो सर। सो 1 ट्रिपल एंड 4 सिंगल। तो कभी भी डबल बॉन्ड को साइड बाय साइड मत लगाओ, मतलब ठीक है, अगर और कोई तरीका ही नहीं है फिर तो लगाएंगे, ठीक है। नोट करें इन चीजों को। 5 सिंगल रहेंगे। हाँ 5 सिंगल्स, 5 सिंगल्स।
या फिर डबल बॉन्ड साथ लगाओ उससे भी हाँ, उन्हें एलीन्स बोलते हैं। ठीक है, एलीन्स होते हैं वेरी अनस्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड साथ साथ लगे होते हैं। कर लिया नोट? एक लास्ट स्ट्रक्चर और, इसमें बताओ। बेंजीन है, बाकियों को नहीं पता होगा ना अभी बेंजीन के बारे में। मान को पता होगा। साक्षी, सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स? 3 डबल 3 सिंगल। तरणवीर? जी सर। सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स? क्या कह रहे हैं मैम? तो हाँ हाँ, 3 डबल है और 9 सिंगल है। चलो देखिए साक्षी, यहाँ पे एक ना नोट डालने की जरूरत है छोटा सा। इफ valency of any atom, if valency of any atom is not satisfied, satisfy it using hydrogens. Satisfy it using hydrogens. कहने का मतलब क्या है? अब ये कार्बन देखो साक्षी, कोई भी कार्बन उठा लो, इसके आसपास कितने बॉन्ड बने हुए हैं अभी? 3। लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। तो यहाँ पे हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन होगा जो क्वेश्चन में नहीं दिखाया हुआ, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि वो वहां पे प्रेजेंट है। सिमिलरली दिस कार्बन, क्वेश्चन को थोड़ा अलग बनाना एंड आंसर में थोड़ा अलग बनाना। जैसे मैंने 2 अलग स्ट्रक्चर्स बनाए ताकि क्लैरिटी रहे चीजों में कि क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, ठीक है, एंड हमें ऐसे पता होना चाहिए। तो देयर विल बी 9 सिंगल बॉन्ड्स एंड 3 डबल बॉन्ड्स। माने आपको डाउट? नो सर। ठीक, कर लो। तो हाँ, इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, अब अगली क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। Classification of covalent bond on basis of polarity. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स और एक होते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स।
सबसे पहले नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। नॉन पोलर कोवलेंट। साक्षी, जब हमने चैप्टर शुरू किया था हमने कहा था कि कोई भी केमिकल बॉन्ड की हमने एक डेफिनेशन रखी थी कि इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स between the two atoms which holds them together in a molecule। याद है या नहीं? साक्षी, यस सर। है ना? यस। तो अब कोवलेंट बॉन्ड में मान लो मैंने हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ पे आती हैं? जब हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे तब तो हमें पता है एक कटायन है एक अनायन है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्लियरली दिखती हैं। लेकिन यहां अट्रैक्टिव फोर्सेस कहाँ हैं? क्या लगता है? सर जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करते हैं, फिर अट्रैक्ट कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक एटम का न्यूक्लियस है, मान लो ये अपना हाइड्रोजन है, ठीक है, एंड ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। जैसे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था, दो एटम्स हैं, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का न्यूक्लियस, दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, ठीक है। अब होता क्या है, ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, अब होता क्या है बेसिकली, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली होता क्या है, न्यूक्लियाई ऑफ टू कंबाइनिंग एटम्स, न्यूक्लियाई ऑफ टू combining atoms attract shared pair of electron towards them, ठीक है, वो अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर कंबाइनिंग एटम्स क्या हैं, सेम, इफ कंबाइनिंग एटम्स आर सेम, if combining atoms are same, then both will attract shared pair of electrons, shared pair of electron with equal strength, क्योंकि दोनों एटम ही सेम है भाई, तो दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो बराबर होगी। अच्छा, अगर दोनों सेम फोर्स लगा रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जितनी फोर्स से ये हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से दूसरा हाइड्रोजन एटम भी इनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहीं पे मूव करेंगे या नहीं? बीच में रहेगा, बीच में रहेगा, क्योंकि देखो जितनी फोर्स ये लगा रहा है उतनी ही फोर्स ये भी लगा रहा है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में, ना ये इसके पास जाएंगे ना ये इसके पास जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर सबको? कोई डाउट? मान्या, साक्षी? नो सर। यस सर। ठीक, बेसिकली ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। सेम है तो अट्रैक्टिंग पावर क्या है, सेम।
तो अगर अट्रैक्टिंग पावर सेम है तो जो शेड पेयर है अब वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन द सेंटर। इससे हुआ क्या, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन remains in the center of two combining atoms. ठीक है, जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे एडजस्ट हो गया, सेंटर में जाके एडजस्ट हो गया। एंड अगर शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंटर में है तो कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे। अभी तुम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में देखोगे थोड़े से चार्जेस आते हैं, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हाइड्रोजन भी न्यूट्रल है, ये हाइड्रोजन भी कैसा है, न्यूट्रल। ये वाला पॉइंट अभी पोलर में आएगा तो ज़्यादा अच्छी से क्लैरिटी आएगी, तो अभी के लिए बस लिख लो इसे, ठीक है। नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस, कोई भी चार्जेस नहीं आए हैं किसी भी एटम पे, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस। ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सच टाइप ऑफ बॉन्ड is known as non-polar कोवेलेंट। बेसिकली अगर हम देखें तो ये बनता है बिटवीन टू सेम एटम्स। सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू सेम एटम्स। Such type of bond is formed between two same atoms। जैसे हाइड्रोजन हमने अभी अभी देखा, क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोनों एटम सेम होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों एटम सेम होंगे तो दोनों सेम अट्रैक्टिंग पावर लगाएंगे, तो शेड पेयर कहाँ रह जाएगा, सेंटर में रह जाएगा। ऐसे बॉन्ड को हमने बोल दिया है नॉन पोलर कोवेलेंट। साक्षी, क्या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी पोलर कोवेलेंट नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल बनेगा? क्या लगता है? Yes. बनेगा बिल्कुल, क्योंकि जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो क्या हैं, सेम। सेम इज द केस विद नाइट्रोजन, कंबाइनिंग एटम सेम है तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन द सेंटर। कोई भी डाउट यहाँ तक? No, एक बार sir. लिख लो फिर से। लिखो से, एक सीन ऊपर कर देंगे हम फोटो ले लें। पोलर में पोल बन जाएगी पोलर में पोल्स बन जाएंगे। अरे बात बताऊं, पूरी 11 होगी 12 होगी, ये बात क्या है? ठीक है, तो एक एक्सेप्शन है छोटी सी। एक्सेप्शन क्या है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन is also considered as a non-polar covalent bond, is also considered as non-polar कोवेलेंट बॉन्ड, जबकि ये तो बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम है, फिर भी ये नॉन पोलर है। क्यों? साक्षी, तुमसे शुरू करते हैं। ये जो बॉन्ड है ये बिटवीन डिफरेंट एटम्स है, फिर भी ये नॉन पोलर कंसिडर किया जाता है, कोई एक रीजन?
नहीं। तरणवीर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कुछ हो सकता है। मान्या? इसका रीजन है बच्चे बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between carbon and hydrogen is negligible. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट, पढ़ा था ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेड पेयर। अरे लैपटॉप हैंग हो गया। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन जितनी है, लगभग उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? हाइड्रोजन की। दोनों की अट्रैक्टिंग पावर बेसिकली क्या है? ऑलमोस्ट सेम, तो ज़्यादा फर्क नहीं आता है। एंड शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ऑलमोस्ट इन द सेंटर। इसीलिए इस बॉन्ड को भी हम क्या मानते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। ये भी नॉन पोलर कंसिडर किया जाएगा बिकॉज अट्रैक्टिंग पावर ऑफ कार्बन या कहें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इज अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल। कोई डाउट? कोई भी दिक्कत? साक्षी क्लियर? मान्या क्लियर? Yes. ठीक 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 ठीक। करें आगे, लिखिए यहाँ तक। यस सर। Yes. अब बंद होगा, ये चल गया। अब बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की। ये नॉन पोलर तो ठीक है, समझ आ गया। पोलर कोवलेंट, अब देखो हुआ क्या, हमने ले लिया बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स। हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। फिर से एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगे, एक हाइड्रोजन ने डाला, एक फ्लोरीन ने डाला, तो ये बन गया अपना शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट करना अपने तरफ शुरू कर गया कि भाई तुम मेरे पास आ जा। फ्लोरीन कहता कि तुम मेरे पास आ जा। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की, फ्लोरीन। एज कंपेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो सिंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो शेड पेयर कहां शिफ्ट हो गया? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट्स टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो असली में ये ऐसे बन गया। फ्लोरीन की अट्रैक्टिंग पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जो शेड पेयर है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स फ्लोरीन। अच्छा, अब ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूं या फ्लोरीन लेता हूं, फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या होगा? F-1 आता है या नहीं आता? ठीक है। ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, ऑन गेनिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड। नेगेटिव चार्ज is developed, and on losing electron positive charge is developed.
ठीक है, on losing electron, positive charge is developed। ये हम सबको पता है। कहने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन पास आएंगे मतलब फ्लोरीन के पास आए ना तो नेगेटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन दूर गए तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, सोडियम से दूर चले गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन क्या हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन किया? क्या फ्लोरीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन किए या नहीं? नो सर। उसने तो सिर्फ अट्रैक्ट किया है ना, उसने गेन नहीं किया है। उसने बस इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस से अट्रैक्ट किया है, गेन नहीं किया है। उसने सिर्फ क्या किया है? अट्रैक्ट। बट इन दिस केस fluorine has not gained electron, उसने इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं किया है। it has only attracted the electron, it has only attracted the electron towards itself। सो नेगेटिव चार्ज तो आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो गए हैं फ्लोरीन के पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आता है, ये तो पक्का है। तो फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाया है तो नेगेटिव चार्ज तो डेवलप होगा। सिंस फ्लोरीन हैज अट्रैक्टेड द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, हेंस negative charge will be developed, negative charge will be developed, नेगेटिव चार्ज तो आएगा बट नॉट कंप्लीट चार्ज, बट नॉट कंप्लीट चार्ज, पूरा चार्ज नहीं आएगा। पार्शियल negative charge will be developed। कंप्लीट चार्जेस नहीं आएंगे, क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड। पार्शियल नेगेटिव का सिंबल है इस तरीके से, जैसे तुम फिजिक्स में डेल्टा लिखते हो ना, वो वाली चीज। सिमिलरली हाइड्रोजन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसने लूज तो नहीं किया लेकिन इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले गए, दूर चले गए हैं तो चार्ज तो आएगा लेकिन कंप्लीट चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कोई डाउट? तो फ्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि उसने अट्रैक्ट तो किया है एटलीस्ट। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं, वहां पे कोई चार्जेस नहीं आ रहे थे, यहाँ पे चार्जेस आ जाते हैं। साक्षी, मान्या, कोई डाउट? नो सर। तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखें, पहले ये लिख लो फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ इसके। सर डन। तो मेन तो यही था चार्जेस वाला, जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि कैसे चार्जेस आ रहे हैं एंड ये पार्शियल चार्ज है क्या बेसिकली। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये पार्शियल चार्जेस होते क्या हैं। तरुणवीर, तुम्हें भी थी इसमें कंफ्यूजन? सर मतलब ऐसे मेरा चल रहा था, मतलब मुझे थोड़ा आइडिया था इसके बारे में। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में जो थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, such type of bond is formed between two different atoms, such
type of bond is formed between two different atoms. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन shifts towards one of the atoms. ऊपर से यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो जाएगी. चार्जेस आ जाते हैं तो चार्ज सेपरेशन हो रही है. चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस. कोई भी डाउट? क्लियर या नहीं? जैसे वाटर है, वाटर में भी देखो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. तो वाटर में भी यही सब होता है. चार्ज सेपरेशन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है भाई. ऑक्सीजन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है. तो शेड पेयर किसके पास पड़े रहते हैं? ऑक्सीजन के पास पड़े रहते हैं. कोई डाउट? क्लियर या नहीं? तभी तो हम कहते हैं कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल. with polar covalent bonds. With polar covalent bonds. यहां तक कोई डाउट? साक्षी, मान्या, कोई दिक्कत? साक्षी, नो सर. तरणवीर, कोई डाउट? नो सर. तरणवीर, ये जरूरी है क्या? मैं ये कंडीशन रख सकता हूं कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स होंगे तो वो एक मॉलिक्यूल पोलर होगा. जैसे वाटर में पोलैरिटी है, पोलर बॉन्ड्स हैं, दो बॉन्ड्स हैं, OH OH बॉन्ड्स जो हैं, दे आर पोलर इन नेचर. तो क्या मैं यहाँ पे ये कंडीशन फ्रेम कर सकता हूँ कि जिस भी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड्स होंगे वो मॉलिक्यूल इटसेल्फ विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल? क्या ये हम कह सकते हैं? यस सर, उसकी डेफिनेशन तो यही बोलती है. डेफिनेशन तो यही बोलती है. मान्या, मान्या, साक्षी, यस सर. अब यहाँ पे एक नोट डालने का टाइम है. नोट डालें. It is not mandatory it is not mandatory that a compound with polar bonds, a compound या molecule with polar bonds will itself be polar. Will itself be polar. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड जिसके बॉन्ड्स पोलर हैं वो खुद भी पोलर हो. It may or may not be polar. It may
अभी डिस्कस करते हैं तरंगी, कुछ 2 मिनट। इट में और मे नॉट बी पोलर। अब ये कैसे डिसाइड होगा फिर कि भाई कोई कंपाउंड पोलर है या नहीं? बॉन्ड्स तो हमने देख लिया, बॉन्ड्स का तो हमने देख लिया, लेकिन मॉलिक्यूल का कैसे डिसाइड करेंगे कि पोलर है या नहीं? तो पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, polarity of a molecule is decided by dipole moment। किससे डिसाइड होती है? डायपोल मोमेंट। Polarity of a molecule is decided by dipole moment represented by nu। फिजिक्स में लिखते हो ना nu। If any compound has dipole moment not equal to 0, it is a polar compound। It's a polar compound। लेकिन वहीं पे अगर किसी मॉलिक्यूल के पास, if any molecule has dipole moment equal to 0, it will always be a non-polar molecule। It will always be a non-polar molecule। यहां तक कोई डाउट? ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड जिसके बॉन्ड्स पोलर हों वो खुद भी पोलर हो। एंड पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय डायपोल मोमेंट। अभी इसको डिटेल में देखेंगे कि डायपोल मोमेंट है क्या, एंड हमें कैसे पता चलेगा कि वो 0 है या नहीं है, वो भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय डायपोल मोमेंट। इफ एनी कंपाउंड हैज डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, then that compound or that molecule will always be a polar molecule, and in case it comes out to be 0, that molecule will be always a non-polar molecule irrespective of nature of its bond, चाहे वो polar हो चाहे वो non-polar हो। Without सर ये एक बार रिपीट कर दो तो थोड़ा मैं इसका चला। देखो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेसिकली अभी तक हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा कि बॉन्ड्स पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, 2 तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जरूरी है कि भाई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके बॉन्ड्स पोलर हो वो मॉलिक्यूल भी पोलर हो? लगता तो है कि भाई अगर बॉन्ड्स पोलर है तो मॉलिक्यूल भी क्या होना चाहिए? पोलर। लेकिन असली में ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बॉन्ड्स तो पोलर हैं लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल इज नॉन पोलर। बॉन्ड्स पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल एज अ होल एंटिटी इज अ नॉन पोलर स्पीशीज। ठीक है, तो फिर अब डिसाइड कैसे करें कि मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं? बॉन्ड्स का तो हमें पता चल गया कि चार्जेस देख लो, अगर चार्जेस आ रहे हैं देन दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर हमने कहा कि ठीक है जी, अगर हमें मॉलिक्यूल की पोलैरिटी डिसाइड करनी है तो हम यूज करेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट निकाला करेंगे अब से। अगर डायपोल मोमेंट 0 आ गया तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, चाहे उसके बॉन्ड्स पोलर हैं चाहे उसके बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं। और अगर कभी भी डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं आया, मतलब कुछ एक सर्टेन वैल्यू होगी इसकी, तो वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? पोलर। क्लियर या नहीं? सर फिर जो हमने अभी ऊपर पढ़ा मतलब सारा किया वो सिर्फ उसके काम आएगा अगर हमें पूछा हो कि बॉन्ड्स पोलर हैं या नहीं। हाँ अगर कंपाउंड पोल पूछा हो तो हमेशा डायपोल मोमेंट यूज करेंगे।
बिल्कुल। कोई डाउट? साक्षी, मान्या? ऑनलाइन है दोनों? यस सर। देखो, इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ चीजें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हमने एक वाटर मॉलिक्यूल लिया, एक बार मेरा लैपटॉप लैग कर रहा है थोड़ा सा क्योंकि दो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं इसमें। एक मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर में अगर हम ये वाला बॉन्ड देखें, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन के पास चले गए भाई, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और इस हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली इस बॉन्ड को देखो, तो इसमें भी तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पार्शियल पॉजिटिव। मतलब अगर मैं इसके बॉन्ड्स की बात करूं, बॉन्ड्स कैसे हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। इसके बॉन्ड्स कैसे हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें तो यहां पे मॉलिक्यूल भी इट्स अ पोलर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल भी कैसा है? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है। इसलिए पोलर नहीं है कि भाई इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स हैं, इसलिए पोलर है क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। अब एक और मॉलिक्यूल देखो, कार्बन डाइऑक्साइड। इस बॉन्ड की बात करते हैं, ऑक्सीजन बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ये अट्रैक्ट करेगा शेड पेयर को, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन के कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली ऑक्सीजन यहां पे भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हम इस बॉन्ड की बात करें तो यहां पे भी जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो अगर मैं इसके बॉन्ड्स की बात करूं, इसके बॉन्ड्स कैसे हैं साक्षी? पोलर या नॉन पोलर? पोलर। बॉन्ड्स तो पोलर हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। लेकिन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होने के बावजूद जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो मॉलिक्यूल भी पोलर है, हो सकता है कि वो नॉन पोलर हो। यहां पे नॉन पोलर क्यों है? बिकॉज ओवरऑल इसका डायपोल मोमेंट 0 है। क्लियर या नहीं? सर मतलब जो आपने पहले किया था वो सिर्फ बॉन्ड्स के लिए था। हाँ, कि वो बॉन्ड पोलर है या नहीं। मतलब अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स के लिए किया है। उसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं अभी तक हमने वो काम नहीं किया है। अभी हम वो शुरू करेंगे एक तरह से डायपोल में। क्लियर? कोई डाउट? यस सर ठीक है। तरणवीर, कोई डाउट? सर डायपोल मोमेंट अभी एक हेडिंग डालो, डायपोल मोमेंट। अब हम डायपोल मोमेंट देखते हैं कि क्या होता है, कैसे पता चलता है। रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू। एंड न्यू होता था ऐसे। हाँ ठीक है। ठीक, तो डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। एंड कुछ आइडिया तरणवीर क्या होता है डायपोल मोमेंट? सर ये तो था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। चलो पहले डायपोल बताओ, डायपोल क्या होता है? डायपोल
दो पोल, दो पोल। डायपोल मतलब दो पोल्स, बेसिकली इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। इक्वल एंड फिजिक्स में किया होगा साक्षी, इक्वल एंड, या +2 में आता है फिजिक्स में शायद, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by some distance। मान लो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका चार्ज है +q, एक है नेगेटिव चार्ज, चार्जेस सेम होने चाहिए। मान लो यहाँ पे +2 चार्ज है तो यहाँ पे भी कितना चार्ज होना चाहिए, -2। तो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, then such system is known as dipole। ये जो सिस्टम बनेगा एज अ होल, ये क्या बन जाएगा, एक डायपोल। कोई डाउट? हाँ सर 12th में ही आता है। साक्षी ये क्लियर कि डायपोल क्या होता है? सर ये प्लस की और वो चार्ज है। चार्जेस हैं बच्चे, वेयर q इज चार्ज। +2 -2 इस तरीके से, +2 -2, +3 -3 इस तरीके से। ठीक, कोई डाउट? नो सर। एंड इसके अंदर दूसरा पॉइंट जो तुम्हें नोट करना है, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या मतलब, इट हैज डायरेक्शन। या ये डायपोल मोमेंट में लिखते हैं, इसको हटा दो यहाँ से भी, ठीक है। तो अभी के लिए डायपोल ठीक है। डायपोल क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ charge and distance between the two charges। बेसिकली डायपोल मोमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, बेसिकली +q या -q, कोई एक लेना है, एंड चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, उसका मॉड लेना है। बेसिकली हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है, इसलिए मैंने मॉड लगा दिया है। मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। विदाउट क्लियर या नहीं? यस। ठीक है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, एक डायपोल बना है अपने पास। डायपोल क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जो एक डायपोल बना है उसमें जो चार्जेस हैं, कोई एक चार्ज उठाना है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस नहीं है, इट इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चार्ज चाहे तुम प्लस वाला लो चाहे तुम माइनस वाला लो, हमें तो मॉड लेना है। मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है कि डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मूवमेंट, सर जो हमने पहले लिखा था शायद वो गलत था, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ वो गलत हो जाता, तभी मैंने वहां से काट दिया। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
is a vector quantity. क्यों? क्योंकि it has both magnitude as well as direction. It is a vector. अच्छा वो quantity का y कट गया. It is a vector quantity because it has both magnitude as well as direction. इसमें दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं. ठीक है, कोई डाउट? एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है? मान लो अपने पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज. ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. साक्षी कुछ आइडिया है? फिजिक्स में तो यही है. साक्षी सर पॉजिटिव टू नेगेटिव. positive to negative. It is a vector quantity and it has a direction from positive to negative. क्या हो गया? SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या रहेगा? साक्षी सर चार्ज का तो पुल अप होता है हाँ, एंड रेडियस का मीटर. बिल्कुल. तो इसका SI यूनिट रहेगा कूलम मीटर. तो CM. Good out? Clear? क्लियर है सर. ठीक 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 ठीक. एंड CGS यूनिट के बारे में कुछ आइडिया? CGS यूनिट्स आर में तो सेंटीमीटर हो जाएगा. एंड चार्ज का चार्ज क्या होता था? ESU सेंटीमीटर. ESU stands for electrostatic unit. इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. ठीक है. एंड 1 कूलम कितने ESUs के बराबर होता है? कुछ आइडिया रणबीर? नहीं सर, ये नहीं मैंने पढ़ा. 3 into 10 raised to the power 9. ESUs नोट करो इसे. असली में 2.9 होता है. 2.9 की जगह हम 3 रख सकते हैं. एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक. यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखें, जब इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो यूनिट्स में गड़बड़ हो जाती है बहुत बार. थोड़ा सा ध्यान दें. कोई डाउट यहाँ तक? साक्षी और कोई यूनिट्स होते हैं इसके? एक तो SI हो गया, एक CGS, ऐसे तो बहुत सारे यूनिट्स भी होते हैं. और कोई यूनिट के बारे में कुछ आइडिया? करणवीर
एक MKS होती है शायद। एक इसका यूनिट है डिबाई। हाँ, लहसुन ने यही पढ़ी थी, डिबाई। डिबाई एक और यूनिट है इसका डिबाई। एंड 1 डिबाई, डिबाई को हम कैपिटल डी से लिखते हैं। एक और कैपिटल डी के यूनिट्स पढ़े हैं तुम लोगों ने फिजिक्स में, कुछ आइडिया है उसके बारे में? 1 डिबाई is 10⁻18 ESU centimeters. 1 डिबाई is equal to 10⁻18 ESU centimeters. कोई डाउट? क्लियर या नहीं? एक और कौन सी बोल रहे हो आप? वो तो फिजिक्स में पढ़ी है एक और यूनिट, डायोप्टर, उसका सिंबल भी डी होता है। अच्छा, पावर वाली। पावर पावर वाला, की यूनिट्स। ध्यान से नोट करें चीजों को। नोट कर लो, यूनिट्स काम आएंगे फॉर कन्वर्जन्स जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। वैसे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स पे हैं। तो ऐसा यूनिट रहेंगे कूलम मीटर, एंड 1 कूलम इज 3 × 10⁹ ESU। ये कूलम है, मीटर को मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, वो तो तुम सबको पता ही है कि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाए। एंड एक और यूनिट हम यूज करते हैं डिबाई, एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये यूनिट बहुत बार देखने को मिलेगा तुम्हें डिबाई का, तो इसको भूले ना। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर या नहीं? यस। अब देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कोई मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। अब इसके लिए ना तुम्हें शेप्स चाहिए होंगी बेसिकली, एंड शेप्स के बारे में अभी तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। फॉर नाउ कंसिडर अ वाटर मॉलिक्यूल। जो वाटर होता है इसकी शेप होती है बेंट, या हम कह सकते हैं वी शेप। इसकी शेप कैसी होती है? बेंट या वी शेप। अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ऑक्सीजन सेंटर में होता है, इस तरीके से ये शेप्स रहती है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। अभी के लिए शेप्स तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी, या ऐसी देख लो, 2 लोन पेयर्स। अच्छा अब देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस। कोई डाउट? अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक। सिमिलरली इस बॉन्ड में भी कुछ एक डायरेक्शन होगी। अगर मैं डायपोल मोमेंट निकालूंगा, कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अगर 2 डायपोल्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो क्या उनका रिजल्टेंट कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देयर नेट डायपोल मोमेंट कैन नेवर बी 0। नेट मतलब ओवरऑल। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं भाई। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो क्योंकि इसका ओवरऑल डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो हेंस वाटर इज अ पोलर स्पीशीज। कोई डाउट? अब यहीं पे CO2 की बात करते हैं। CO2 इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। ये कैसा मॉलिक्यूल होता है? लीनियर। इट इज अ लीनियर
मॉलिक्यूल। ये सब शेप्स वगैरह हमें पता होंगी आगे जाके चैप्टर में, तो टेंशन ना लें, अभी के लिए याद रखें कि इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल का मतलब तीनों एटम्स एक ही लाइन में अरेंज्ड हैं। तीनों एटम्स एक ही लाइन में अरेंज्ड हैं। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा साक्षी? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। नेगेटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। हर एक बॉन्ड का अलग अलग डायपोल बनाना है साक्षी, कुछ नहीं करना है, हर एक बॉन्ड का अलग अलग डायपोल बनाना है। पॉजिटिव से नेगेटिव, इस बॉन्ड का डायपोल, सिमिलरली इस बॉन्ड का डायपोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा साक्षी, एक बात बताओ, क्या इस बॉन्ड का जो डायपोल मूवमेंट आएगा और जो इस बॉन्ड का डायपोल मूवमेंट आएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा? यस सर। क्योंकि एटम सेम है, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। तो क्योंकि एटम सेम है, तो ये दोनों डायपोल्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो बेसिकली दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल्स। इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल्स। और हमने फिजिक्स में पढ़ा है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल क्या करते हैं? कैंसल ईच अदर। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है भाग के, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल। तो ओवरऑल डायपोल मूवमेंट कितना आ रहा है? 0। तो इसीलिए ये कैसा है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो CO2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्यों है नॉन पोलर? क्योंकि ओवरऑल डायपोल मूवमेंट इज 0 बट विद पोलर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इसके पोलर हैं। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? नो। साक्षी क्लियर ना? यस सर। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और रहता है मेरे लिए, कराना है एनसीईआरटी का, फिर ओवर करता हूँ बस। वो डायपोल से रिलेटेड ही है, तो उसको आज खत्म कर लेते हैं। नोट करो इसे। सर वो वाला NH3 और NF3 वाला। हाँ बिल्कुल। वो आता ही आता था हमेशा। वो पेपर में आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केमिकल बॉन्डिंग आए और इस टॉपिक से वो क्वेश्चन ना आए। नोट करो इसे फटाफट। चलो आगे करते हैं। एक है अपने पास NH3। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक चीज याद रखना, अगर अपने पास कभी भी कोई एटम है A और उसके साथ में उसका लोन पेयर पड़ा है, कोई एटम है A, उसके साथ उसका लोन पेयर पड़ा है, तो उसका डायपोल मूवमेंट लोन पेयर की तरफ जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई एक एटम है, एनी एटम, ये कोई भी एक एटम है एंड ये उसका क्या है? लोन पेयर। तो जब हम उसका डायपोल मूवमेंट बनाते हैं तो दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लोन पेयर। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है? डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज डायपोल मूवमेंट इज ऑलवेज directed towards loon। कोई डाउट? सर ऐसा क्यों होता है?
बेसिकली लोन पेयर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन ही एक तरह का, यस सर, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ही तो है एक तरह का। यस। कोई डाउट यहाँ तक साक्षी? साक्षी, हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक है NH3 एंड एक है NF3। बोथ आर पिरामिडल इन शेप। Both are pyramidal in shape. Both are pyramidal in shape, which has higher dipole moment. Which has higher dipole moment. NH3 और NF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बना के देता हूं, ठीक है, तुम्हें और आसानी होगी काम करने में। ये लोन पेयर है, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। NH3 के केस में there are 3 hydrogens around this nitrogen, and NF3 के केस में there are 3 fluorines। ट्राई करो फटाफट। साक्षी, एक बात बताओ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हर एक बॉन्ड का डाइपोल बनाना है हमने, तो हर एक बॉन्ड को देखते हैं। पहले ये वाला बॉन्ड देखते हैं, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे? अच्छा, पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बताओ कौन कौन? फोन, याद आया साक्षी? यस सर। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट, नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस बॉन्ड का डायपोल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां कहीं को जा रहा है। कोई डाउट? नो सर। सिमिलरली यहां पे भी तो पार्शियल पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इस बॉन्ड का डायपोल भी ऊपर की तरफ जाएगा। कोई डाउट? नो सर। सेम इज द केस हियर, ऊपर की तरफ को जा रहा है कहीं। और ये जो अलग से लोन पेयर पड़ा है, अभी अभी हमने देखा था कि लोन पेयर की तरफ को डायपोल जाता है। कोई डाउट? नो सर। तो ये चारों डायपोल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, चाहे इनका एंगल अलग अलग है, लेकिन ऑल दी 4 डायपोल्स ऑफ 4 डिफरेंट बॉन्ड्स in NH3, all 4 dipoles corresponding to 3 NH bonds and 1 nitrogen lone pair। हमने 3 डायपोल बनाए, 4 डायपोल बनाए, 3 तो थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के और एक था नाइट्रोजन और लोन पेयर का, आर ओरिएंटेड इन सेम डायरेक्शन, are oriented in same direction।
कि भाई जो NH3 है उसमें 4 डायपोल्स बन रहे हैं एंड वे चारों के चारों डायपोल्स जो हैं वो सबके सब सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं. Hence, addition of vector will take place. Addition of vectors will take place, leading to the high value of dipole moment. Leading to high value of dipole moment. कोई डाउट? क्लियर या नहीं? यस सर, ये तो क्या सर, NF3 में हाँ F होगा नेगेटिव. हाँ, F हो गया नेगेटिव, बिल्कुल सही. सर बट फिर लोन पेयर की डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो जाएगी. हाँ, वही 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 बस वही एक पॉइंट है. F नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, तो ये डायपोल आ गया नीचे की तरफ. बिल्कुल सही जा रहे हो, ये डायपोल आ गया एकदम नीचे की तरफ. एंड सिमिलरली ये वाला फ्लोरीन भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है. तो इसमें भी डायपोल नीचे की तरफ, इसमें भी डायपोल नीचे की तरफ. लेकिन लोन पेयर वाला डायपोल तो ऊपर की तरफ रहेगा, वो तो लोन पेयर की तरफ ओरिएंटेड है. कोई डाउट? नो सर. तो यहाँ पे 3 डायपोल्स नीचे की तरफ हैं, एक डायपोल ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैंसलेशंस होंगी. कंप्लीट कैंसलेशंस नहीं होंगी क्योंकि नीचे की तरफ डायपोल ज्यादा है, ऊपर की तरफ डायपोल कम है, लेकिन कुछ ना कुछ कैंसलेशंस तो पक्का होंगी. जबकि यहाँ पे क्या हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एडिशंस, क्योंकि चारों डायपोल सेम डायरेक्शन में थे. क्लियर या नहीं? यस सर, आ गया. समझ आ गया? चलो देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, इन NF3 डायपोल मूवमेंट्स corresponding to nitrogen fluorine bond are in one direction. Corresponding to 3 nitrogen fluorine bonds are in one direction, and that of nitrogen lone pair is in opposite direction. Is in opposite direction. Hence, some partial cancellations will take place. Hence, some partial cancellations will take place. कुछ ना कुछ cancellations होंगी, due to which overall dipole moment of NF3 will be less than dipole moment of NH3. Good doubt? हैं तो दोनों के दोनों पोलर, लेकिन इसमें क्या है कि सारी की सारी एडिशंस हो रही थी. ऊपर की तरफ थे चारों, इसमें 3 नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, तो देयर विल बी सम पार्शियल कैंसलेशंस. समझ आया साक्षी, तरणवीर? यस. यस अगर डायपोल मूवमेंट NF3 का कम है तो मैं ये भी कह सकता हूं, हेंस NH3 is more polar than NF3. NH3 is more polar